तो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। तो जेई मेंस के फॉर्म्स निकल चुके हैं। तो मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ईडीयू एक्सप्लोरर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है जेई मेंस के फॉर्म्स निकल चुके हैं और एग्जाम भी फेब में स्टार्ट होने वाला है। तो यार सब लोग है ना इस सिचुएशन में टेंस होंगे कि भाई 2 साल से लगे पड़े हैं फिर भी ढंग से नहीं पढ़ पाए और इवन सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है, रिवीजन तो दूर की बात, और एग्जाम अब सर पर खड़े हैं। तो भाई क्या करें कि हमारे अच्छे मार्क्स आ जाए। तो देखो यार, इस वीडियो में है ना, मैं आपको ये नहीं कह सकता कि आप इसे देखोगे और आप अच्छे मार्क्स ले आओगे, बट हाँ, अगर आप इस वे को फॉलो करोगे ना तो गारंटी से तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि ये बच्चे पे डिपेंड करता है कि आप उसके प्रति कितना ट्रस्टफुल हो, कितने ट्रस्टी हो खुद से। तो आप उसमें 101% फिर श्योरली सक्सेस हो जाओगे। तो यार मैं ये सब आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जिस सिचुएशन में आप अभी हो ना, उससे मैं गुजर चुका हूँ। क्योंकि यार मैंने 11th के एंड में जाके कोचिंग स्टार्ट की थी, जेई की तैयारी स्टार्ट की थी। तो मैं ना, मेरा एग्जाम के टाइम तक अच्छे से सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो पाया था। इवन मैं बहुत ज्यादा टेंशन में था, और बट फिर भी आई गोट द रिजल्ट। तो यार मैंने ऐसा क्या किया, तो मैं ये सब चीजें आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। जेईई मेंस का अपना सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। वैसे तो 2021 का कोई पर्टिकुलर सिलेबस अभी आया नहीं है एनटीए की साइट पर, फिर भी यार आप 2020 का डाउनलोड कर लीजिए। ऐसा कोई पक्का नहीं है कि जैसे बोर्ड्स में आपका 30% कम हो गया वैसे ही आपका जेईई मेंस में भी हो जाए। तो यार आप अपने 100% के साथ चलिए वहां पे, इससे आपका कोई लॉस नहीं है। इन केस अगर वो कम भी होता है ना तो इससे आपका प्रॉफिट ही है। तो यार अब आते हैं कि आपको करना क्या है सिलेबस से। तो यार सबसे पहले तो है ना, आप खुद को एनालाइज करो कि आपको कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिससे आप 101% श्योर हो कि उससे अगर क्वेश्चन आता है ना तो आप फोड़ दोगे। उन क्वेश्चंस को अलग से नोट कर लो, उन टॉपिक्स को अलग से नोट कर लो, उन चैप्टर्स को अलग से नोट कर लो। तो यार ये ऐसे ऐसे चैप्टर्स अलग से नोट कर लो। फिर आते हैं वो चैप्टर्स जिनका आपको पता है कि हाँ भाई वो हमारी कैपेसिटी से परे गया है, नहीं हो गए हमसे, चाहे कुछ भी हो जाए हम नहीं कर पाएंगे। तो यार उन टॉपिक्स को अलग से कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है आपकी कैपेसिटी कहाँ तक है। यहाँ पे आपको खुद से ट्रस्टफुल होना है, खुद के साथ ट्रस्ट रखना है कि हाँ भाई हमें नहीं आता ना तो हम उन्हें अलग से लिखेंगे कि हाँ भाई हमें नहीं आता। अब रह गए वो बीच के टॉपिक्स मॉडरेट, कि यार हमने थ्योरी पार्ट तो सारा कर लिया, बट यार जब पेपर देने बैठते हैं ना तो हमारे क्वेश्चंस नहीं निकलते, तो उनका क्या करें। यार उनका भी बताएंगे, पर आप उन्हें भी अलग से नोट कर लीजिए। अब यार अपना मार्क एनालिसिस करना स्टार्ट कीजिए। मार्क एनालिसिस कि यार इससे मेरा क्या तात्पर्य है या क्या मीनिंग है ये भी बताएंगे, बट आप अपना मार्क एनालिसिस करना स्टार्ट किए। वो कैसे करना है कि जिन टॉपिक्स में आप 101% श्योर हो ना, उन टॉपिक्स में उस चैप्टर से एक क्वेश्चन के अपने 4 नंबर नोट कर लीजिए। 4 नंबर नोट करने का मतलब ये है कि भाई आपके यहाँ 4 नंबर फिक्स है, अगर क्वेश्चन आया ना तो आप 4 नंबर ग्रैब कर लोगे। अब एक बात ये आएगी कि भाई हमें क्या पता कि इस चैप्टर से पक्का एक क्वेश्चन आएगा कि हम अपने 4 नंबर मान लें। तो यार इसके लिए ना आपको पहले अपने प्रीवियस ईयर से ये देखना पड़ेगा कि हाँ कौन से चैप्टर से कितने मार्क की वेटेज है। तो ये सब मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, पिछले 2-3 साल से कैसे कैसे मार्क एनालिसिस आ रहा है उनका। तो आप वहां से देख लेना कि हाँ भाई इस चैप्टर से तो एक क्वेश्चन आएगा ही, और इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आया ना मैं फोड़ दूंगा, मैं पक्का कर दूंगा, मेरे 4 नंबर पक्के हैं। ऐसे आपको करना है यार। नॉर्मली एक चैप्टर से एक क्वेश्चन आता है, कभी कभार 2 भी आ जाते हैं, और कभी कभार इवन एक भी नहीं आता। तो आपको उसी तरह से अपने मार्क एनालिसिस करनी है। अब बात आ जाती है कि मार्क आपने ऐसे लगा दिए। अब बात करेंगे कि जो टॉपिक आपको नहीं आते ना उनके आप मानो कि हाँ भाई ये क्वेश्चन आया ना तो मेरे इसमें 0 मार्क्स है, मैं नहीं कर पाऊंगा अटेम्प्ट। ठीक है, तो यार आप अपना एक रफ प्लान बना लीजिए, क्योंकि यार आपके पास तीनों सब्जेक्ट का एक अलग अलग रफ प्लान होना चाहिए कि हाँ आप फिजिक्स में इतने मार्क्स ले आओगे, केमिस्ट्री में इतने ले आओगे, और आपके मैथ्स में इतने बन रहे हैं। तो यार इससे ना आपको खुद का एस्टिमेट लग जाएगा कि हाँ आप कितने स्कोर ग्रैब कर रहे हो, कि आप 101% श्योर हो उन पे। तो भाई एट द लास्ट है ना, आपको है ना खुद में झांक कर देखना है। आपको है ना खुद से झूठ नहीं बोलना भाई, क्योंकि आपको पता है एट द लास्ट जो रिजल्ट है ना वो आपको ही मिलने वाला है, आपका ही एडमिशन होने वाला है जेईई मेंस के थ्रू। तो भाई अपने आप से झूठ मत बोलना, बी ट्रस्टफुल विद यू एंड बी ट्रस्टी विद यू।
सो ऐसा कोई काम नहीं करना। तो चलिए यार मैं आपको अपना बताता हूं कि मैंने अपने मार्क्स एनालिसिस कैसे किया था। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। तो दोस्तों जैसे कि ये सिलेबस 2020 का है जो मेरे टाइम पे आया था, तो यार मैंने अपना रफ प्लान कैसे बनाया था, मैंने अपने मार्क एनालिसिस कैसे किए थे, वो सब मैं इसमें बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स से। यार मैथमेटिक्स मेरा थोड़ा वीक सब्जेक्ट था, तो इसलिए मैंने इस सब्जेक्ट में मिनिमम 40 मार्क्स की उम्मीद रखी थी कि हाँ मेरे 40 नंबर आ जाएंगे, क्योंकि इसमें यार कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जो मेरे बिल्कुल फिक्स थे। हाँ अगर इससे क्वेश्चन आया तो मैं पक्का कर दूंगा, मेरा इसमें से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो यार जो मेरे चैप्टर्स थे जो मैंने प्रेफर किए थे वो बहुत ज़्यादा इजी थे, क्योंकि यार उससे अगर क्वेश्चन आएगा ना, अगर किसी बच्चे ने उसको बेसिकली भी पढ़ा होगा तो ईजिली उसे कर देगा। जो मैंने उसमें पढ़ा था, तो यार देखते हैं लाइक हम नीचे चलते हैं। जो लास्ट के सिलेबस होते हैं वो बड़ा इजी होता है, लाइक मैथमेटिकल रीजनिंग। यार मैथमेटिकल रीजनिंग का एक क्वेश्चन हमेशा आता है, तो मैंने उससे एक क्वेश्चन अपना फिक्स मान लिया था, अगर इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं उसे पक्का कर दूंगा, तो मेरे 4 नंबर फिक्स हो जाएंगे। दूसरा स्टैटिस्टिक्स का अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा वो भी मैं पक्का कर दूंगा, इसे भी मैंने अपना फिक्स मान लिया था। अब वेक्टर और 3D, इनमें से हमेशा 2 क्वेश्चन आते हैं, वो चाहे दोनों के दोनों 3D के आ जाएंगे, दोनों के दोनों वेक्टर के आ जाएंगे, एक एक आ जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन भी मैंने अपने फिक्स मान लिए थे, क्योंकि यार ये बेसिकली जो हमारी एनसीईआरटी होती है ना उससे आएगा। तो एनसीईआरटी से अलावा बस 3D में 1-2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लाइक वो इमेज वाले कि इस प्लेन को मिरर मानते हुए इस पॉइंट की मिरर इमेज बताए इस लाइन के अलोंग। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा कर लेना, उस टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभार, बट हाँ मैंने भी इसको फिक्स माना था, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आएगा इससे। एक क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का हमेशा बनता है, जो ट्रिग्नोमेट्री का एक पार्ट है, उससे क्वेश्चन आता है, तो मैंने एक क्वेश्चन वहाँ से अपना फिक्स मान लिया था। प्रोबेबिलिटी मेरी कुछ हद तक अच्छी थी, तो इसलिए मैंने उसका भी क्वेश्चन अपना फिक्स माना था, क्योंकि वो उसमें मैंने थोड़ा ज़्यादा ही प्रैक्टिस कर रखी थी। बट हाँ यार प्रोबेबिलिटी के थोड़े हार्ड क्वेश्चन आ जाते हैं एनसीईआरटी से भी, अब वो आ जाता है कभी कभार एनसीईआरटी लेवल का आता है, तो इसको आप देख लेना आपके हिसाब से। अगर आप इसके क्वेश्चंस कर पा रहे हैं अपने प्रीवियस ईयर में या और भी जो आप एग्जाम्स दे के देख रहे हैं, तो आप इसे भी अपना काउंट कर सकते हैं। अब चलते हैं थोड़ा ऊपर, लाइक यार हम कैलकुलस की बात करते हैं। कैलकुलस में मेनली यार डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आता है, तो मैंने यार मेरा थोड़ा सा वीक था, तो इसलिए मैंने इसमें कुछ भी काउंट नहीं किया था, बस एक डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एरिया अंडर द कर्व, इन दोनों के हमेशा एक ही क्वेश्चन हमेशा आता है, तो इसलिए मैंने उसके 8 नंबर अपने फिक्स मान लिए थे। तो इस तरह से जो मेरे क्वेश्चंस बन चुके हैं वो टोटल नियर अबाउट 8 से 9 बन चुके हैं। अब आता है कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। यार ये चैप्टर ऐसा था जिस पे मैंने बहुत सारा प्रैक्टिस की हुई थी, तो ये मेरा तब भी अच्छा था, तो इसलिए मैंने एक क्वेश्चन यहाँ से मान लिया था। बट मैंने बाइनोमियल को नहीं फिक्स माना, क्योंकि इसके क्वेश्चंस थोड़े टफ होते हैं, तो इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था। कॉम्प्लेक्स नंबर उसको भी मैं ऊपर ऊपर से पढ़ के गया था, उसका भी मेरा फिक्स नहीं था कि हाँ यार मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट सिर्फ स्कूल लेवल का आता है, अगर आप इसे अच्छे से कर लोगे तो आप इस क्वेश्चन को जरूर कर आओगे, बट हाँ इसके क्वेश्चन हमेशा लेंथी आते हैं, तो सबसे लास्ट में अटैम्प्ट करें। बट हाँ इसके भी मैंने अपने 4 नंबर फिक्स माने थे। अब चलते हैं सेट्स एंड रिलेशन पे। सेट एंड रिलेशन का भी एक बेसिक सा क्वेश्चन आएगा जो आप इजीली कर दोगे, मैंने उसे भी अपने 4 नंबर मान लिए थे। तो इस तरह से मैंने अपना एस्टिमेट लगा लिया था कि मैं नियर अबाउट 50 से 60 नंबर के बीच का करके आऊँगा, और मेरे 40 से 50 के बीच में गारंटेड आ जाएंगे, इवन 50 से 60 के बीच में भी आ जाएंगे। तो इस तरह से मेरा मैथमेटिक्स का एक रफ प्लान बना था। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं फिजिक्स की। यार फिजिक्स भी मेरा एवरेज से अबो पड़ जाता था, तो इसलिए मैंने इसमें 60 से 70 नंबर लेने की उम्मीद थी कि हाँ मैं इतना तो गेन कर लूँगा। तो उसका मैंने प्लान कैसे बनाया, चलिए करते हैं स्टार्ट। तो यार इसका भी हम लास्ट से स्टार्ट करेंगे कि हाँ यार लास्ट में थोड़ा इजी पार्ट होता है, तो वहाँ से बात करनी स्टार्ट करते हैं। तो यार 12th में तो लाइक जो ये हमारे चैप्टर्स होते हैं कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इससे एक क्वेश्चन आता है, तो वहाँ से मैंने एक क्वेश्चन फिक्स माना। एटम न्यूक्लियाई और ड्यूअल नेचर में से एक क्वेश्चन भी आ जाता है, 2 भी आ जाते हैं, तो उसको भी मैंने फिक्स माना। ऑप्टिक्स से 2 क्वेश्चन आते हैं, एक वेव ऑप्टिक्स का और एक रे ऑप्टिक्स का, उसका भी मैंने फिक्स माना कि हाँ अगर ये क्वेश्चन आएंगे तो मैं पक्का कर दूंगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से एक क्वेश्चन जरूर आता है, हमेशा आता है, बहुत ही ईजी आएगा यार, बिल्कुल बेसिक आएगा। अगर आपने ईजिली उसे बेसिकली पढ़ा होगा तो आप इजीली उसे कर पाओगे, तो उसका भी मैंने एक क्वेश्चन मान लिया था। तो नियर अबाउट मेरे 4 से 5 नंबर इधर ही बन गए थे, कि 4 से 5 क्वेश्चन मैं इधर से करके नियर अबाउट 20 से 24 नंबर में गेन कर लूँगा। तो अब चलते हैं इससे ऊपर। यार मेरा जो
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला चैप्टर था वो थोड़ा वीक पड़ता था, तो इसलिए मैंने उसका बेसिक किया हुआ था, उसको मैंने फिक्स नहीं माना था। बस अगर वो क्वेश्चन मुझे आता होगा तो मैं करे आऊँगा, नहीं तो मैं छोड़ दूंगा। अब आते हैं हमारे ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इससे एक क्वेश्चन हमेशा आता है, इसको मैंने फिक्स माना था। करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक में से एक क्वेश्चन भी आ जाता, दो भी आ जाता था, तो उससे मैंने एक क्वेश्चन फिक्स माना था कि हाँ अगर इससे आएगा तो मैं पक्का कर दूंगा। अब चलते हैं 11th क्लास के सिलेबस पे। 11th क्लास के सिलेबस में जो लास्ट चैप्टर है वो है ऑसिलेशन एंड वेव्स। इससे एक क्वेश्चन हमेशा आता है, बट यार मेरे को भी इसका थ्योरी पार्ट अच्छे से आता था, तो मुझे इतना नहीं था कि हाँ मैं इसे कर पाऊंगा, तो इसलिए मैंने इसकी प्रैक्टिस की थी, डिफरेंट पेपर्स दिए थे, तब मुझे क्वेश्चन का पता चला कि हाँ ये इस टाइप से होंगे। फिर जाके मैंने इसको अपना फिक्स माना था कि हाँ इससे भी मैं 4 नंबर ग्रैब कर लूँगा। काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स से एक क्वेश्चन आता है, उसको मैंने फिक्स नहीं माना था क्योंकि यार इसके क्वेश्चन थोड़े हार्ड भी चले जाते हैं, तो इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था। आता है तो इसको आप देख लेना आपके हिसाब से, अगर आप इसमें फिक्स है, अगर आए तो वो आपका फ़ायदा है, ना आए तो हाँ थोड़ा सा लॉस है कि हाँ यार आता था फिर भी उसका कोई क्वेश्चन नहीं आया, बट इसका कोई फिक्स नहीं है कि आएगा या नहीं आएगा। अब चलते हैं रोटेशनल मोशन पे। या रोटेशनल मोशन थोड़ा हार्ड टॉपिक है, बच्चों को लगता है, बट एक्चुअली ये मेरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक था फिजिक्स में, जिसकी वजह से मैं इस पर फिक्स था कि हाँ इससे क्वेश्चन आएगा तो मैं जरूर कर दूंगा। तो एक क्वेश्चन मेरा यहाँ से बन गया। वर्क, एनर्जी, पावर, लॉज ऑफ मोशन एंड काइनेमेटिक्स में से एक या दो क्वेश्चन आते थे, जिसको मैंने फिक्स माना था कि हाँ अगर आएंगे तो मैं पक्का कर दूंगा। और फिजिकल मेजरमेंट पे कभी कभार कोई टॉपिक पे क्वेश्चन आ जाता था, इसलिए हाँ, बट इसमें जो हमारे वो होते हैं मीटर ब्रिज हो गया, जो ब्रिजेज होते हैं जो मेजरमेंट के लिए यूज होते हैं, उसमें एक क्वेश्चन हमेशा आता, तो उसको भी मैंने अपना फिक्स मानना था कि इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो मैं कर दूंगा। इस तरह से मैंने 15 से 16 क्वेश्चन मान लिए थे कि हाँ अगर वो आए तो मैं पक्का उनमें नंबर ग्रैब कर लूंगा और मेरा कोई भी गलत नहीं होगा। इस तरह से मैंने फिजिक्स का अपना एक रफ प्लान बनाया। तो आप भी इसी तरह से अपना कोई भी प्लान बनाइए और उस पर फोकस करिए, बस उसी पे फोकस करिए, जो आपका वीक पॉइंट है उसे छोड़ दीजिए, बिल्कुल पहले उसी चीज़ पे फोकस करें। तो दोस्तों अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। तो यार एक्चुअली मेरी केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, तो उससे मैंने नियर अबाउट 70 to 80 मार्क्स अपने फिक्स माने थे। अगर केमिस्ट्री में मेरा ठीक चला जाता है तो इतने मैं इजीली ग्रैब कर लूँगा, बट एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ था क्योंकि मेरे एग्ज़ाम में इनऑर्गेनिक भर के आ गई थी, जिसकी मैंने तैयारी नहीं की थी अच्छे से, जिसकी वजह से मेरे नियर अबाउट 8 से 9 क्वेश्चन गलत हो गए थे। तो चलिए आपसे मैं बताता हूँ कि किस तरह से मैंने अपना मार्क एनालिसिस किया था इसका। तो यार फिजिकल में जैसे स्टेट ऑफ मैटर से एक क्वेश्चन हमेशा आता है, तो इसलिए मैंने उससे अपना एक क्वेश्चन फिक्स मान लिया था कि हाँ इससे आया तो पक्का कर दूंगा। केमिकल बॉन्डिंग से एक भी क्वेश्चन आ जाते हैं, दो भी आ जाते हैं, तो इससे भी मैंने अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं उसे पक्का कर दूंगा, ये भी मैंने अपना फिक्स कर लिया था। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से भी कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभार आते हैं, बट बहुत ज़्यादा ईजी आते हैं। अब चलते हैं नीचे थोड़ा। तो यार केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में भी एक क्वेश्चन आता है, जिसको मैंने फिक्स भी माना था, नहीं भी, क्योंकि ये मेरा स्ट्रॉन्ग तो पॉइंट था, बट एक्चुअली कभी कभार मुझसे इसके क्वेश्चंस निकलते नहीं थे, तो मैं इस पर थोड़ा मॉडरेट टाइप में था कि हाँ आया तो कर दूंगा, नहीं आया तो नहीं। सोल्यूशन था जो वो मैंने पूरा कर रखा था, तो इसलिए मैं उससे भी फिक्स था। रिडॉक्स रिएक्शन भी मैंने पूरा कर रखा था, मैं वहाँ से भी फिक्स था। केमिकल काइनेटिक्स भी मैंने अच्छे से किया हुआ था, मेरा वहाँ से भी फिक्स था। इक्विलिब्रियम से भी एक क्वेश्चन आता है, मैं वहाँ से भी फिक्स था। सरफेस केमिस्ट्री ये भी मैंने पूरी अच्छी तरह से कर रखी थी, तो इस साइड से भी मैं पूरी तरह से फिक्स था कि अगर आया तो मैं पक्का कर दूंगा। बस एक थर्मोडायनेमिक्स ऐसा पार्ट था जिसमें मैं थोड़ा वीक पड़ जाता था, तो उसको मैंने छोड़ा हुआ था। अब चलते हैं सेक्शन बी पे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो मैंने लगभग पूरी की पूरी छोड़ी हुई थी, एक दो चैप्टर छोड़ के। तो यार ये सबसे बड़ी कमज़ोरी रही थी कि मैंने इसको छोड़ दिया था। तो यार देखो, आपका जो S&P ब्लॉक होते हैं, इससे भर के क्वेश्चन आते हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन भी क्वेश्चन आ जाते हैं। हाइड्रोजन से एक क्वेश्चन आता है, कभी कभार नहीं भी आता है। जनरल प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन से हमेशा एक क्वेश्चन जरूर है, इवन दो भी बन जाते हैं, तो इसे आप पक्का करके जाए। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज लगभग एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में सारी दोबारा रिवाइज हो जाती है, तो इसलिए मैं उसको उसी में इंक्लूड कर रहा हूँ। तो उससे भी मतलब S&P से दो तीन क्वेश्चन बन जाते हैं। एक क्वेश्चन आपका D&F से जरूर आता है,
तो उसको भी मैंने फिक्स माना था, क्योंकि डी एंड एफ ही मैं करके गया होता और एक आइसोलेशन करके गया था और एक अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। बस मैं ये 4 चैप्टर करके गया था, जिससे मैं फिक्स था कि हाँ कोई क्वेश्चन आया तो मैं पक्का कर दूंगा, बाकी मैंने छोड़े हुए थे। बट एक्चुअली मेरे पेपर में ज़्यादा क्वेश्चन एस एंड पी ब्लॉक के आ गए थे, जिसकी वजह से मेरे मार्क्स थोड़े कम रह गए केमिस्ट्री में अब की बात। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन फिक्स है, हमेशा आएगा, तो इसे जरूर कर लीजिएगा। अब चलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यार मैंने लगभग सारी कर रखी थी, बट प्योरिफिकेशन से एक क्वेश्चन 101% आता है, हमेशा आता है। क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। अब जो आपके ये टाइप के अल्कोहल फिनॉल हो गए, आपके हाइड्रोकार्बन हो गए, एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, इन सब के मैंने अच्छे से कर रखे थे, तो इसलिए मैं था कि हाँ इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कर देंगे। 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी। बट हाँ ऑर्गेनिक के लिए वो थोड़ी सी वीक पड़ जाती है, क्योंकि यार इसमें थोड़े क्वेश्चन टफ बन जाते हैं, तो इसलिए आपको इसके लिए एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। तो वो पढ़िए यार, मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अच्छे से करो जो भी करो। पॉलीमर और बायोमोलिक्यूल्स में से एक क्वेश्चन पक्का आता है, इसको आप फिक्स मान लीजिए कि हाँ कि इनमें से एक क्वेश्चन आएगा। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से भी एक क्वेश्चन फिक्स है, तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते यार। छोटे छोटे चैप्टर है, एनसीईआरटी भी पढ़ के जाओगे अच्छे से तो इजीली कर दोगे, इसलिए उनको भी फिक्स मानो, उनको करो यार। एट द लास्ट केमिस्ट्री में ना मैं एक ही सजेशन देना चाहूँगा, जो कि मेरी गलती थी सबसे बड़ी, कि मैंने इनऑर्गेनिक अच्छे से नहीं की थी मेंस के टाइम पे। बट हाँ एडवांस के टाइम पे मैंने ओपी टंडन पूरी कर दी थी, तो इसलिए मेरे जो मार्क्स थे वो केमिस्ट्री में ही बहुत ज़्यादा अच्छे थे, तो इसी की वजह से मेरा एक्चुअली एडवांस हो पाया था। नहीं तो मैं लटक भी जाता बीच में ही कि हाँ यार आते भी नहीं भी, ऐसा हो जाता। बट हाँ फाइनली मैंने केमिस्ट्री बहुत अच्छी की, बहुत ज़्यादा पढ़ी, तो मेरे नंबर आ गए। तो यार एक्चुअली है ना, अब देखो आप प्लान करना कि जो जो आपके फिक्स टॉपिक है ना उसे फिक्स मान लो कि हाँ भाई इससे अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं कर लूँगा। तो सबसे पहले आप अपने जो 100% श्योर टॉपिक्स है उनको पढ़ के एक एग्ज़ाम दीजिए, उससे अपना मार्क एनालिसिस देखिए कि आपके कितने आ रहे हैं। जो एग्ज़ाम है वो आप एनटीए की साइड से जो हमारी क्वेश्चन पेपर्स मिल रहे हैं हमें, जिसे बच्चे भी कर रहे हैं, अभ्यास टेस्ट सीरीज जो चली हुई है एनटीए ने चला रखी है, उससे आप पेपर दीजिए, उसमें अपना मार्क एनालिसिस देखिए कि आपके पहले टेस्ट में कितने बन रहे हैं। यार मेरे एक्चुअली 90 से 100 के बीच में बने थे पहले टेस्ट में, जब मैंने अपने बेस्ट टॉपिक किए थे। तो यार फिर आप देखो कि आपके जो मॉडरेट टॉपिक है उनको पढ़ो, उनके हिसाब से एक एक चैप्टर करके फिर उस पर पेपर देने बैठो, उससे गारंटेड आपका 1-2 क्वेश्चन इंक्रीज होगा। ऐसे ऐसे करके इंक्रीज करो। अभी आपके पास 1.5 महीना है, 1.5-2 महीने हैं यार, इसके अंदर आप अच्छे से कर सकते हो, बिल्कुल फिक्स कर सकते हो अपने कि हाँ यार इनसे क्वेश्चन आए ना तो आप 150 नंबर पक्के ग्रैब कर लोगे। भाई आपके बहुत ज़्यादा नंबर है ना इनऑर्गेनिक दे के चली जाएगी आपको, और अच्छा खासा स्कोर दे जाएगी। केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 50 से 60 नंबर भी ले आ सकते हो। तो यार अपना एक ऐसे रफ प्लान बना लीजिए। बट आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि एट द फाइनल लास्ट के 10-15 दिन आप जरूर इनऑर्गेनिक को दीजिए, उसे अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए, और उससे गारंटेड से तो ये है कि हाँ 7 से 8 क्वेश्चन उससे बन जाएंगे, आराम से बन जाएंगे। 7 से 8 क्वेश्चन भाई, आपके 7 से 8 क्वेश्चन मतलब 32 नंबर वो दे के जा रही है। 32 नंबर से आप रैंक का भी हिसाब लगा सकते हो, अपनी परसेंटाइल का हिसाब लगा सकते हो कि वो कितना बड़ा मार्जिन है। तो आप अपना रफ प्लान बना लीजिए, उस पर फोकस कीजिए और टेस्ट देते रहिए। तो पहले तो अपने जो 100% उस पर टेस्ट दीजिए, एक हफ्ता उसी के ऊपर टेस्ट दीजिए, अगला हफ्ता अपने मॉडरेट टॉपिक्स करके दीजिए, और फाइनली हर 2 दिन में या 3 दिन में एक टेस्ट देते रहना, खुद को एनालाइज करते रहना। इससे आपकी टेस्ट स्पीड बढ़ेगी, आपको एग्जाम का पता चलेगा हाँ हमें कितनी स्पीड से कौन सा करना है। आप अपना प्लान बना लीजिए कि आप पहले केमिस्ट्री करोगे, फिजिक्स करोगे, मैथ करोगे, जो भी आपको अच्छे से आता है वो कीजिए। बट मैंने जो मेरा पैटर्न था वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ था, बिल्कुल PCM, उसी वे से मैं चला था। बड़ा ईजिली मेरा पेपर हो गया था भाई पूरा। तो जितना मेरे को आता था मैं उतना करके आया था। बट सबसे बड़ी गलती मैं इनऑर्गेनिक छोड़ के गया था, जिसकी वजह से मेरे कुछ क्वेश्चंस गलत हो गए। तो यार आप वो गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से मन लगा के पढ़ो, टेंशन नहीं होना है। इतना भी करके जाओगे ना जिस वे से का है, तो आप पक्का 2 महीने में एक अच्छी परसेंटाइल लाने के काबिल हो जाओगे। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपकी कोई भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, उसका रिप्लाई आएगा। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर अपनी लाइफ में रोशनी चाहिए तो बेल आइकन जरूर दबाइए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।